नमस्कार, मैं संजय कुलकर्णी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त 1947 में हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस यानी राजकीय स्वातंत्र्य मिला। उसके बाद देश ने हर एक सेक्शन में अपनी-अपनी तरक्की की है। तो पूरे वर्ल्ड में आज 4 या 5 नंबर के दरमियान हमारी इकोनॉमी आज काम कर रही है। इस वक्त पे मुझे अटल जी की कुछ काव्य पंक्तियां याद आ रही है। अटल जी ने कहा था 15 अगस्त के बारे में, 15 अगस्त का दिन कहलाता आजादी अभी अधूरी है। वो अटल अटल जी थे, उनकी काव्य प्रभा थी। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी हम सबको कि हमें स्वातंत्र तो मिला है, लेकिन कुछ सेक्शन, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी तक आज़ादी का जो परिणाम जाने चाहिए, जो फ़ायदे उन्हें होने चाहिए, वो अभी तक नहीं जा रहे हैं। तो हर एक सेक्शन में अगर हम देखेंगे, हर एक विभाग में देखेंगे, तो देश अलग-अलग पायदान पे खड़ा हुआ है। लेकिन देश जितनी तरक्की करता है, उतनी एक चीज़ भी सबको खाई जाती है कि देश के अंदर अभी जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसके कारण जो भी डेवलपमेंट, जो भी तरक्की हम करते हैं, वो ज़्यादातर दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए जैसे हम कहते हैं कि हर एक व्यक्ति से समाज बनता है, तो हर एक व्यक्ति अगर ये अपने मन में ठान ले, ये 75वें अमृत महोत्सव के दिन, कि मैं और मेरी फैमिली फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हम जाएंगे। तो जब एक-एक फैमिली फाइनेंशियली फ्री होती जाएगी, जब उनको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में मालूम हो जाएगा, तो पूरा समाज धीरे-धीरे फाइनेंशियली फ्री होता जाएगा और ये जो पॉवर्टी की जो समस्या है, जो गरीबी की समस्या है, वो धीरे-धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए यानी क्या चाहिए? हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, आज मेरे मन में जो चीज़ आई, मैं कर सकूँ। इसे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आपके पास जो पैसा है, वो पैसे का अपने योग्य तरह से, सही तरह से नियोजन करना, अपने भविष्य के लिए उसका नियोजन करना, और जब-जब ज़रूरत पड़े, तब-तब मुझे उसी मात्रा में पैसों की उपलब्धि होनी चाहिए, जिस मात्रा में मुझे वो पैसों की ज़रूरत है। उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मुझे मेरी लाइफ़ मेरी तरह से जीती आनी चाहिए और उस वक़्त मुझे पैसों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे पहले तो ये करना चाहिए कि जो भी आज के तारीख में मैं काम कर रहा हूँ, वो काम करते-करते जो भी मेरा इनकम है, वो इनकम का मैं इस तरह से नियोजन करूँ, प्लानिंग करूँ कि मुझे भविष्य में कभी पैसों की कमी ना महसूस होगी। ये वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 10 ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा, 10 ऐसी चीज़ें बताऊँगा। अगर उसमें हम सही मात्रा में अमल करें, तो मुझे ये विश्वास है कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ-साथ हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी को भी शुरुआत। कि मैंने कहा कि मैं आपके साथ ऐसे 10 बातें बताऊँगा, 10 बातें शेयर करूँगा। अगर उस पर हम सीरियसली अमल करें, तो हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। कौन-सी है ये 10 बातें? आइए जान लें। नो योरसेल्फ। हमें ये पता होना चाहिए कि मेरा प्रोफाइल क्या है? मैं ट्रेडर हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं सेवर हूँ, मैं क्या हूँ? जैसे हम कोई भी बैंक में जाने जाते वक़्त खाता खोलते वक़्त एक केवाईसी फॉर्म भरते हैं, वैसा मुझे अपने आप का एक फॉर्म भरना चाहिए कि मेरा प्रोफाइल क्या है। उसमें मेरा एज आएगा, मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, मेरा इनकम सोर्स आएगा, उस पर मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा प्रोफाइल क्या है। सेकंड थिंग, हम देखेंगे कि मुझे मेरे फाइनेंशियल गोल्स सेट करने चाहिए। तो जब भी मैं निवेश या इन्वेस्ट करूँगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मेरे पास 10 लाख रुपए है, चलो देखते हैं इन्वेस्ट करके, अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो मेरे भी पैसे बनेंगे। तो इससे होता क्या है कि दिस इज़ स्पेकुलेशन एंड नॉट एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम किसे कहेंगे कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम निवेश करेंगे और कुछ तो पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें 2 चीज़ें होती है कि मेरा एक तो टाइम पीरियड फिक्स हो जाता है और मेरी वैल्यू क्या मुझे चाहिए आफ्टर सो मेनी इयर्स, वो फिक्स हो जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, अगर किसी के बच्ची या लड़की को अगर 10 साल बाद एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए और उनके पास 25 लाख रुपए उनको चाहिए वो एजुकेशन के लिए,
तो मेरा टाइम फिक्स हो गया कि आई हैव इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 10 years एंड आई वांट 25 lakhs आफ्टर 10 years। तो इसे हम कहेंगे फाइनेंशियल गोल्स। बाद में हम देखेंगे तीसरी चीज कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। हमारी जिंदगी में कुछ कुछ ऐसे रिस्क रहते हैं, वो अगर अनफॉर्चुनेटली आ जाते हैं तो मेरा पूरा फाइनेंशियल लाइफ ध्वस्त होने की शंका है। अगर हम देखेंगे कोविड के दरमियान हमने देखा कि बहुत सारे ऐसी चीजें घटी थी जिसका किसी ने भी अनुमान नहीं किया था। क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट है, या हॉस्पिटलाइजेशन है, किसी का लॉस ऑफ जॉब है, या लॉस ऑफ इनकम है, अनटाइमली डेथ है। अगर ये चार चीजें अचानक से मेरी जिंदगी में होती है तो इट हैम्पर्स माय इनकम कैपेसिटी। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ढेर सारा पैसा कमाना है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि पहले मेरी जो आज की आमदनी है उसे प्रोटेक्ट करना है, और फिर बाद में जो मैं पैसा कमा रहा हूं उसका नियोजन करना है। चौथी चीज अगर हम देखेंगे तो जो कोविड ने हमें ये सिखाया है कि पूरा पैसा कभी भी लग सकता है, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। तो आपका साल का जो जितना इनकम है, तो ये हमें प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे उतना अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल योर एनुअल इनकम इज ₹10 lakhs, तो यू शुड सेट असाइड ₹10 lakhs एज एन इमरजेंसी फंड। और इमरजेंसी फंड उठा के हम कोई शेयर मार्केट वाले फंड में या शेयर्स में नहीं लगा देना चाहिए। इमरजेंसी का मतलब आज आ सकती है, 5 साल बाद आ सकती है, या मैं तो कहता हूँ आएगी भी ना। लेकिन अगर आती है तो मुझे वो पैसा इमीडिएटली लिक्विड करते आना चाहिए। तो मेन फैक्टर क्या है कि इमरजेंसी फंड को हम रिटर्न के एंगल से ना देखते हुए लिक्विडिटी एंगल से देखना चाहिए। अगला पॉइंट है, ऑलवेज रिमेंबर अर्निंग माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। हमने बहुत जगह ये पढ़ा हुआ भी है या सुना हुआ भी है, लेकिन इस पे अमल नहीं होता है। जो पैसा मैं कमाता हूँ पहले उसमें से मेरे खर्चे निकल जाते हैं, जो बचता है वो मैं इन्वेस्ट या सेव करता हूँ, बट इट शुड वर्क अदर वे राउंड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एलोकेट यूर फंड्स इन डिफरेंट एसेट क्लास। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 10 लाख रुपए है 4 अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियों में मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरा एसेट क्लास डाइवर्ट हो गया, लेकिन वो एसेट क्लास एक ही है, सिर्फ कंपनी अलग अलग है। ये मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैंने 2-2 लाख रुपए अलग अलग 5 बैंकों में एफडी बना दी, तो मुझे लगता है मैंने अलग अलग जगह पे पैसा रख दिया, लेकिन ये गलत फहमी है। डिफरेंट एसेट क्लास का मतलब ये है कि आपका पैसा कुछ शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में चाहिए, कुछ रियल एस्टेट में होना चाहिए, कुछ फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए, कुछ गोल्ड में भी होना चाहिए, बिकॉज नो बडी नोज विच एसेट क्लास विल परफॉर्म व्हेन। इसलिए दूसरी चीज, अगर कोई आपका निवेश के बाद कोई एसेट क्लास कुछ समय के लिए अगर परफॉर्म नहीं भी करता है, तो ये जल्दबाजी या गलती कभी भी नहीं करनी है कि उधर से पैसा निकल के यहाँ डाल देना है, क्योंकि हर एक एसेट क्लास अपने अपने हिसाब से चलता है। उस जो फैक्टर पे वो डिपेंड है, वो फैक्टर जब तक काम नहीं करते हैं तब तक वो एसेट क्लास परफॉर्म नहीं करता है। अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे, जो बहुत सारे लोगों से बात करते वक्त मुझे महसूस हुआ है कि लोगों का पहला जो हाउसिंग लोन रहता है, वो हाउसिंग लोन खत्म होने को 4-5 महीने रहने के उस वक्त ही लोग नया हाउसिंग लोन लेने के कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए कि मुझे 2 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट बेनिफिट है वो चाहिए। लेकिन वो 2 लाख रुपए के लिए मैं कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ और कितनी बड़ी रकम मेरी इनलिक्विड एसेट में जा रही है वो भी देखना चाहिए। मैं घर लेने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए घर लेते हैं या टैक्स बेनिफिट लेने के लिए घर लेते हैं, तो ऐसे और भी कोई ऑप्शंस है जिससे हम ये फायदा कर सकते हैं। बाद में हम देखेंगे, ये जो फाइनेंशियली रिलेटेड नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हम बहुत बार इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसों से ही रिलेट करते हैं, लेकिन बहुत बार मैं जो काम करता हूँ वो पैसे कमाने के लिए करता हूँ, लेकिन मेरा जो पैशन है, मेरी जो हॉबी है, इट कुड बी डिफरेंट। किसी को गार्डनिंग पसंद होता है, किसी को घूमना, किसी को ट्रेकिंग, या जो भी चीजें हैं हमें अच्छी लगती है, तो वो चीजों से दूर कभी भी नहीं होना है। वो चीजें परस्यू करनी ही चाहिए ताकि हमारा माइंड बना रहता है और हम हमारे मेन काम पे ज्यादा अच्छी तरह से फोकस करते हैं। आज के जमाने में हम वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं, ऑफलाइन सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, और साल में एक तो स्किल ऐसा कुछ तो होना चाहिए जो मुझे पहले मालूम नहीं था लेकिन मैंने आज सीखा है। सो कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ।
बाद में हम देखेंगे, ये आज की तारीख में भारत की बहुत बड़ी समस्या है कि हार्डली 4 या 5% लोग ही रिटायरमेंट प्लान है, दे आर रिटायरमेंट रेडी। बाकी के लोगों का रिटायरमेंट प्लान है अपने बच्चे यानी मैंने मेरे बच्चों को अच्छी तरह से संस्कार दिए हैं, वो मुझे बुढ़ापे में संभालेंगी। मैं ना नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट द ट्रेडिशनल वे, लेकिन हम क्यों बच्चों के ऊपर बोझ बने रहे ताकि वो मुझे संभाल ले। तो जो मेरा आज अर्निंग एज है, यही एज में अगर मैं स्पेसिफिक अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगा देता हूं, तो मेरे एट द एज ऑफ 60 वही पैसा मेरे काम आएगा। तो उससे मेरी रिटायरमेंट की जो लाइफ है वो आसानी से कट जाएगी। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारथी जरूरी है। ये सब फाइनेंस की बातें हम जब करते हैं, तो अभी विद द इमरजेंस ऑफ सोशल मीडिया बहुत चीजें हमारे मोबाइल में आ जाती है एंड वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्फ्लुएंसर्स। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ गलत चीजें वो बताते हैं, बट दे हार्डली नो यू। उनका जो कहने का मकसद रहता है वो आपको चीजें आपके पास लाके रखना होता है, और उनका जो अर्निंग सोर्स है वो अलग रहता है। तो आपको जब निवेश करना है तो ऐसे लोगों के साथ कीजिए जो आपको पहचानते हैं या आप उन्हें पहचानते हैं। इससे क्या होगा कि आपका प्रोफाइल उन्हें मालूम रहेगा और उसके हिसाब से आपका फाइनेंशियल प्लान बनता रहेगा। इन भगवत गीता ऑल्सो वी सॉ दैट अर्जुन इतने बड़े धनुर्धारी थे, इन स्पाइट ऑफ दैट ही हैड लॉर्ड कृष्ण टू हिज साइड। क्यों अगर समस्या जब आती है तो मुझे समाधान देने के लिए उस ताकत का कोई तो गाइड चाहिए। तो फाइनेंस देखा तो कॉम्प्लिकेटेड भी है, हमारे लाइफ से रिलेटेड भी रहता है। तो हमने जो हार्ड अर्न मनी है वो अगर हमें निवेश करना है तो यू शुड हैव सम सारथी हु विल नेविगेट यू। इसके साथ मैं अपनी 10 बातें पूरी करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये 10 बातों पे आप अमल करेंगे। वापस एक बार आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की